हेलो अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन का नाम था क्रोमोसोम्स। हमने क्रोमोसोम्स के जो आखिरी टॉपिक पढ़ा वो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि W.S. ह्यूटन ये थ्योरी दी थी, उसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं कि कितनी क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, कितनी जीन, कितने DNA ट्रांसफ़र होते हैं, वो बता नहीं पाया। इस चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ते हैं और वो है DNA। सबसे पहले हमने आपकी बुक को फॉलो करना है। DNA एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। हमने ये प्रूव करना है कि DNA जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है द मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सबसे पहले एविडेंसेस देंगे कि DNA हेरिडिटरी मटेरियल है क्या नहीं, और उसका बेहतरीन तरीका है हम अगर पढ़े बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड्स, और प्लाज्मिड्स को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसके बारे में मशहूर है कि ये वो DNA है जो क्रोमोसोम से बाहर है। तो याद रखिएगा, इस प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इस प्लाज्मिड को बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर के तौर पर भी लिया जाता है, विच एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ जीन। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में सबसे पहली जो एग्जाम्पल दी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी जेनेटिक, इट इज़ नोन एज द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एक ऐसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन है जिसमें एक बैक्टीरिया एक्सचेंज करता है अपना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। हमें ट्रांसफॉर्मेशन से DNA का अंदाज़ा होगा। ज़रा देखिएगा कैसे। हम एक बैक्टीरिया को एग्जाम्पल पे लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। इसमें 2 स्ट्रेन है, एक ये वाली जिसको कहते हैं स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया, और एक इस तरह से है जिसका नाम है रफ कैप्सूल बैक्टीरिया। स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया S टाइप कहलाता है, रफ कैप्सूल बैक्टीरिया R टाइप कहलाता है। जो स्मूथ कैप्सूल है वो आगे बीमारी करवाता है जिसका नाम है नमूनिया। R टाइप इट इज़ नथिंग डू एनीथिंग, और ये कहलाती है नॉन वायलेंट फेज। हमने क्या किया, हमने S टाइप बैक्टीरिया डाला माउस में। जाहिर सी बात है माउस S टाइप बैक्टीरिया से किल हो जाएगा, बिकॉज दे काज नमूनिया। नमूनिया लंग्स के इन्फेक्शन को कहते हैं। हमने दूसरा एक और तरीका किया, हमने R टाइप बैक्टीरिया डाला माउस में, और पता चला कि वो बैक्टीरिया अलाइव जिंदा रहा, बिकॉज R टाइप डू नथिंग। फिर हमने S टाइप बैक्टीरिया लिया और हमने उसको यूँ समझ लीजिए हीट किया, हमने उसको बॉयल किया और माउस में डाला। जाहिर सी बात है जो मारने वाले बैक्टीरिया हैं वो इधर खुद बॉयल करके हमने उसको किल किया हुआ है। जब माउस में डाला तो माउस ज़िंदा रहा, क्योंकि जो मारने वाले बैक्टीरिया हैं वो खुद मरे हुए। हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, हमने S टाइप बैक्टीरिया को फिर दोबारा हीट करके बॉयल करके किल किया, मगर उसके साथ हमने R टाइप बैक्टीरिया लिया लिविंग।
तो ज़रा फिर सुनिएगा, एस टाइप हीट किल किया, आर टाइप लिविंग लिया, और जब हमने उसको माउस में डाला तो द माउस बिकम किल। ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी कि माउस किल कैसे हो गया, हालांकि जो वायरलेट था, जो पॉइजनस था बैक्टीरिया, वो तो खुद हीट किल हुआ था। पता चला कि ये जो एस टाइप बैक्टीरिया था, इसको खाना शुरू किया। पता ये चला कि ये जो एस टाइप बैक्टीरिया था, इसको खाना शुरू किया आर टाइप ने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर टाइप जो है वो डीकम्पोजर है। इनकी जीन जो है वो एक्टिव थी, बैक्टीरिया मर चुका था मगर इनका जेनेटिक मटेरियल एक्टिव था, और जब आर ने एस को खाना शुरू किया तो वो जो डीएनए जो नमूनिया करवाते थे वो इसके अंदर शिफ्ट हो गए, और ये आर डीएनए की वजह से कन्वर्ट हो गया एस। तो ये बात यहाँ साबित होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन थ्रू दैट ऑर्गेनिक मैटर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्लोइड। उसने कहा कि हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ हो वो डीएनए ना हुआ, आरएनए हुआ हो, कोई प्रोटीन हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई अदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो। तो हमने प्रूव ये करना है कि वाकई जो इनके दरमियान गया वो डीएनए गया था। ये जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, वो एफ ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, उसने किया, और दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्लोइड, उसने इसको, और कॉर्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको प्रूफ करने के लिए कि जो ट्रांसफ़र हुआ वो डीएनए ही है, 3 चीज़ों को ऐड किया। अब इसने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल किया, इसने आर टाइप बैक्टीरिया को लिविंग लिया, और तीसरा इन्होंने राइबो न्यूक्लियस एंजाइम या एंडो न्यूक्लियस एंजाइम लिया। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आप मुझे बताएं, ये सब चीज़ें एक टेस्ट ट्यूब में डाली। कौन कौन सी चीज़ें डाली? एक एस टाइप डाला, मरा हुआ जो नमूनिया करवाता है, आर टाइप डाला, जिंदा जो कुछ नहीं करवाता, और एंडो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम डाला। पता ये चला कि जब ये डाला माउस में तो वो जो माउस था वो जिंदा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स ने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, नमूनिया की जीन डिस्ट्रॉय हो गई। तो यूँ समझ लीजिए कि ये है एस टाइप है और इसके अंदर ये जीन है, और यूँ समझ लीजिए ये है आर टाइप। आपने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम डाला जिसने इस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ना जीन आरएनए में गई, ना जीन ट्रांसफ़र हुई, ना इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए हुआ। आर रहा, एस रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाकई ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में, वो ट्रांसफ़र होता है डीएनए। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट वो वाला जो मैक्लोइड ने किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। हर्बी एंचेस साइंटिस्ट था, उसने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक वायरस को अंडर कंसीडर किया। उस वायरस में इसने 2 चीज़ों को ऐड किया। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस का ये जो प्रोटीन कोड है, उसने इस प्रोटीन कोड को सल्फर के आइसोटोप से कैरी किया, और वायरस के अंदर डीएनए है, वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, उसको उन्होंने फास्फोरस से आइसोटोप्स किया। अब एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया, एक ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि वो वायरस की इन्होंने आगे और आगे डिवीज़न की।
तो पता ये चला कि सिर्फ एक साइकिल में S और P आइसोटोप्स आगे चले। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में देखा कि जिसको उसने फास्फोरस से कलर किया था वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और P क्या था? DNA। तो वायरस में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक होता है वायरस का प्रोटीन कोड, एक होता है वायरस का DNA। तो इससे ये पता चलता है कि जो आगे ट्रांसफ़र होता है वो DNA होता है, प्रोटीन कोड नहीं होते। इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दूसरा एविडेंस दिया था बेडल टैटम ने, और उन्होंने आपको मालूम होगा एक और दिया था कॉन्जुगेशन के बारे में कि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है इट इज़ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इट इज़ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन टू बैक्टीरिया। और उन बैक्टीरिया के दरमियान अगर ट्रांसफ़र हो मटेरियल थ्रू आ कॉन्जुगेटेड ट्यूब के ज़रिए तो हम उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। और वो ट्यूब कोई और नहीं, सेक पिलाए या सेक पिल्ली बनाते हैं। कॉन्जुगेशन के बाद नंबर 3 उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये भी एक और बेहतरीन DNA को एविडेंस देने के लिए है। इसके अंदर भी बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। इसके अंदर भी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, और ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन थी थ्रू डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन थी थ्रू कॉन्जुगेटेड ट्यूब। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन है थ्रू थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, वो थर्ड पार्टी कहलाती है, हम उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। फिर एविडेंस के बाद हम आगे चलते हैं और DNA के बारे में स्टडी करते हैं। दो साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स वाटसन, जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक और फ्रैंकलिन रोजलैंड, इन्होंने मिलकर DNA का स्ट्रक्चर बताया, जिस वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। और 1945-46 में, और ये कहलाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। बकौल इनके कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के दरमियान बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। DNA जैसा कि आपको मालूम है इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, या हम उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो DNA को कहा जाता है DNA कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, और ये वो मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब ज़रा देखिएगा कैसे। ये रहा राइबोस शुगर, ये रहा राइबोस शुगर का फार्मूला। आपको मालूम है राइबोस शुगर के ये कहलाता है कार्बन 1 2 3 4, और यहाँ पर होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये राइबोस शुगर, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये राइबोस शुगर, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये राइबोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर होगा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, यहाँ पर होगा साइटोसिन। अगर हम देखें तो ये रहा राइबोस शुगर, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये है राइबोस शुगर और इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये कहलाता है राइबोस शुगर और ये फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम आगे चलें तो हमें पता चलता है कि इधर है थायमिन, इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन, इधर ग्वानिन। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस फॉस्फोरिक एसिड का ऊपर वाले राइबोस शुगर से भी बॉन्ड बनता है
और इसको हम लोग कहते हैं डाइफॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सवाल आ चुका था कि अगर हम ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो विच मॉलिक्यूल एक्ट एज बैकबोन इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल बैकबोन का काम करता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है, हम उसे कहते हैं राइबोस शुगर, हम उसे कहते हैं पेंटोस शुगर। ये सिर्फ इस डीएनए की बात नहीं है, ये सिर्फ इस बायोलॉजी की बात नहीं है। याद रखना, जो भी चेन होगी उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होंगे वही उसका सेंट्रल एक्सिस, वही उसका बैकबोन कहलाएगा। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से देख लें, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को, तो ये कहलाता है डबल हेलिक्स। ये देखिएगा, ये रहा एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन। इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा। अगर हम इस डीएनए के हेलिक्स को देखें तो हमें इसके अंदर मिलेंगे जेनेटिक कोड। सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए में जेनेटिक कोड किसको कहते हैं? डीएनए में जेनेटिक कोड कहते हैं ट्रिपलेट्स को। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ये देखिएगा, ये T है, ये G है, ये C है, ये A है, ये C है, ये T है। तो दिस आर कॉल्ड एज जेनेटिक कोड, जिसको हर जेनेटिक कोड एक एक अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करता है। हर जेनेटिक कोड एक एक अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करता है, हम उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। और डीएनए का एक पूरा एस शेप का स्ट्रक्चर, डीएनए का पूरा एस शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है, हम इसे कहते हैं कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। और वो कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ये रहा। और दिस 10 न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ। और अगर हम बात करते हैं राइट टू लेफ्ट की, तो वो कहलाता है 20 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फासला, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फासला कहलाता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ज़रा फिर सुनिएगा, 10 न्यूक्लियोटाइड का एक कंप्लीट टर्न होता है जो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। राइट टू लेफ्ट का 20 एंगस्ट्रॉम, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में फासला 3.4 का है। इसमें हमने एक रूल फॉलो करना होता है, शायद आपको मालूम हो, शेरग्राफ रूल्स। शेरग्राफ रूल से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ डीएनए में जितने नंबर ऑफ एडेनिन होंगे उतने नंबर ऑफ थाइमिन होंगे, जितने नंबर ऑफ साइटोसिन होंगे उतने नंबर ऑफ ग्वानिन होंगे। और इसका भी एक एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट का हम करते हैं कि एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर एडेनिन 30% है, तो व्हाट अबाउट ग्वानिन, ग्वानिन कितना होगा? तो इसका आसान सा हल ये है कि अगर एडेनिन 30% है तो फिर थाइमिन भी 30% है, 60% हो गया, रह गया 40%, तो 20-20, तो ग्वानिन कितना होगा? 20%। शेरग्राफ रूल के बाद फिर एक और डीएनए का इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि डीएनए का हाफ पार्ट, डीएनए का पार्शियल पार्ट जो है वो रिमेन्स कंजर्व रहता है, वो रिमेन्स प्रिजर्व रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ज़रा सुनिएगा कि ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को किस तरह से हम देखते हैं। तीन तरह के रेप्लिकेशन का जिक्र होता है।
एक जिसको कहते हैं कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज अ कंप्लीट कंजर्वेटिव प्रोसेस, एक कहलाता है जिसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये 3 आइडियाज शेयर हुए थे। ये देखिएगा, ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल, ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से। ये डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ऐसे। अगर हम देखें तो पता चलता है कि अगर आप इस डीएनए को रेप्लिकेट करवाएं, एक डीएनए का हेलिक्स इधर आ गया, एक डीएनए का हेलिक्स इधर आ गया। अब जाहिर सी बात है, एक एक हेलिक्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेंगे न्यूक्लियोटाइड ताकि ये सिंगल हेलिक्स डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे पेरेंट के डीएनए होंगे बिल्कुल वैसे के वैसे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेकर एज इट इज़ 100% डीएनए बनाएंगे पेरेंट की तरह। दूसरे बोलते हैं ऐसा नहीं है। दूसरे बोलते हैं कि कुछ इस तरह से है कि डीएनए को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 उसके हेलिक्स में, तो डीएनए बाहर के न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर एक हेलिक्स वो पेरेंट का होगा, एक हेलिक्स उसका होगा जो उसने लिया फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और सेमी कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव कंजर्वेटिव प्रोसेस से मुराद ये है कि डीएनए का कुछ हिस्सा उसने पेरेंट का लिया हो और डीएनए का कुछ हिस्सा उसने, ये देखिएगा, डीएनए का कुछ हिस्सा उसने पेरेंट का लिया हो और डीएनए का कुछ हिस्सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हो ऐसे। ये देखिएगा, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये रहा। तो ये कहलाता है डिस्पर्सिव, ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव, ये कंप्लीट कंजर्वेटिव। याद रखिएगा, जो बेहतरीन प्रोसीजर है, डिस्पर्सिव हो नहीं सकता। इसमें जेनेटिक मटेरियल, लोकेशन ऑफ जीन और जीन की पोजीशन चेंज होगी, सारा का सारा म्यूटेशन हो जाएगा। इसमें सेमी कंजर्वेटिव में हो नहीं सकता, वो कंप्लीट कंजर्वेटिव ये इम्पॉसिबल है कि जैसे माँ बाप के डीएनए वैसे बच्चे के हों। तो जो करार पाया करेक्ट वो हुआ सेमी कंजर्वेटिव। हाफ पार्ट डीएनए का रहता है पेरेंट का, हाफ पार्ट बच्चा डॉटर सेल अपना डीएनए खुद बनाता है। और इसको ऐसे जाहिर कीजिए मुख्तलिफ मीडियम में। पहले सारे डीएनए को आप लाइट मीडियम में एक टर्न देकर रेप्लिकेट करवाएं, तो वो डीएनए को फिर आप शिफ्ट कर दें डार्क में, नाइट्रोजन में। आप देखेंगे पहले सारे के सारे लाइट होंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर डार्क हो जाएंगे। यानी जनरेशन टू जनरेशन हाफ पार्ट डीएनए का रिमेन सेम रहता है। फिर सबसे अहम तरीन टॉपिक और वो है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ये 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है, इसको भी आसानी से पढ़ते हैं। एक्चुअली एक ने पूछा कि कितनी जीन होती है एक सेल में। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक सेल में कितनी जीन होती हैं। इट्स नॉट द मैटर ऑफ थाउजेंड्स और ट्रिलियंस मिलियंस जीन, वो ट्रिलियंस को भी आप मल्टीप्लाई कर दें इतनी जीन होती है। तो ये एक हाइपोथेसिस आई कि एक जो जीन है वो अमाइनो एसिड को कोड करती है। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से आगे एंजाइम्स बनता है, तो लगभग जितने एंजाइम्स उतनी जीन। इसका एक आसान सा आइडिया लेते हैं हम एक एलगी का स्पोर लेते हैं ये चीज़ मालूम करने के लिए, और उस एलगी के स्पोर में यूँ समझ लीजिए कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है और ये जीन 4 है। जीन 1 जो है वो ए एंजाइम को, जीन 2 बी को,
जीन 3C को और जीन 4D एंजाइम को कोड कर रही है। तो यूँ समझ लीजिए ये जीन है, यूँ समझ लीजिए ये एंजाइम है, और ए एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है एलिनिन, बी एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है ग्लाइसिन, सी एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है आर्जिनिन, और डी प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है लाइसिन। ये हाल पूरा का पूरा किसके अंदर है? एक स्पोर में। इस स्पोर में ये हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि उसके डीएनए में ये जीन है, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, और उनकी फिर ये मुख्तलिफ आगे उनकी बनती हैं प्रोडक्ट एलिनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन वगैरह, लाइसिन। हमने क्या किया, हमने इन जैसे बहुत सारे स्पोर बनाए, ऐसे बहुत सारे स्पोर बनाए जिसके अंदर ये सारा का सारा हाल समझ लीजिए स्पोर का है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ जीन मिलेगी, 1 2 3 4 जीन, 1 2 3 4 जीन, 1 2 3 4 जीन, और फिर आगे उनकी मिलेगी एंजाइम्स प्रोडक्ट ए बी सी डी एंजाइम, ए बी सी डी एंजाइम, ए बी सी और डी एंजाइम। हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने सबके अंदर से एक्सरे रेडिएशन को गुजारा। ये देखिएगा, हमने सबको एक एक्सरे की रेडिएशन से सबको एक्सपोज किया, और सबकी कोई ना कोई एक जीन हमने डिस्ट्रॉय कर दी, और जो इन सबकी जीन डिस्ट्रॉय हुई वो सबकी जीन सेम जीन डिस्ट्रॉय हुई। यानी ये समझ लो सबकी 1 जीन गई या सबकी 2 जीन या 3 जीन्स। जब हमने इनको मीडियम में डाला, ये देखिएगा, ये रहा टेस्ट ट्यूब, ये देखिएगा ये रहा टेस्ट ट्यूब। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने पहले तो इनको ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें आल जीन थी, फिर हमने यहाँ पर डाला जिसका नाम था आर्जिनिन, हमने इसमें डाला जिसका नाम था एलिनिन, हमने उस मीडियम में डाला जिसका नाम था ग्लाइसिन, हमने उस मीडियम में डाला जिसका नाम आर्जिनिन था और लाइसिन था। जब इस स्पोर को इसके अंदर डाला, ये स्पोर आगे जाकर डेड हो गया। हमने जब इस स्पोर को यहाँ डाला तो ये भी आगे जाकर डेड हो गया। हमने जब इस स्पोर को इस मीडियम में डाला जिसमें आर्जिनिन था, ये आगे ग्रोथ कर गया। हमने इस स्पोर को जब लाइसिन वाली मीडियम में डाला तो ये स्पोर भी मर गया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो जो आपने एक्सरे की रेडिएशन से जीन डिस्ट्रॉय की थी वो एक्चुअली 3 वाली जीन थी। जब 3 वाली जीन ही एक्सरे की रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आप मुझे बताएं सी नहीं बन पाएगा। जब सी नहीं बन पाएगा तो शदीद तरीन आर्जिनिन की उनको कमी होगी। अब आप इस स्पोर में सब में यूँ समझ लीजिए आर्जिनिन नहीं है, आपने स्पोर को डाला एलिनिन में तो स्पोर इसलिए मर गया कि एलिनिन तो काम कर रहा था। आपने स्पोर को डाला ग्लाइसिन वाले मीडियम में तो ग्लाइसिन तो ऑलरेडी था। आपने जब स्पोर को डाला आर्जिनिन के मीडियम में तो जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी हुई, ये ग्रोथ कर गए। आपने इसको डाला लाइसिन में तो ये भी आगे जाकर मर गया। तो पता ही चलता है कि अगर आप एक जीन डिस्ट्रॉय करेंगे उससे एक एंजाइम डिस्ट्रॉय होगा, उससे एक प्रोडक्ट जाएगी। इस चीज़ को बिल्कुल आपकी बुक में दिया हुआ है, एसिटाइल कोलिन के नाम से आगे आपके बुक में इसको दिया हुआ है 3 और स्टेप्स से, जिसमें आखिरी स्टेप्स कौन सा आता है आर्जिनिन वगैरह। तो याद रखना ये जो आपकी बुक में 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 म्यूटेंट 3 वो ये है। म्यूटेंट 1 का मतलब है कि जब आप जीन 1 को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगी, ये म्यूटेंट 2, और अगर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे म्यूटेंट 3। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन का, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और आपको मालूम होगा चैप्टर नंबर 2 जब मैं पढ़ा रहा था DNA RNA, उसके अंदर हमने वो टॉपिक डिटेल में पढ़ा था।
एक था प्रोसेस, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मेरे पुराने लेक्चर में है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से आरएनए बने, और ट्रांसलेशन का मतलब जब आरएनए से प्रोटीन बने। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर जीन एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से बनाए जाते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बनाने का आसान सा तरीका ये है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। 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 इस तरह से आप 64 कोड बना सकते हैं। पहले आप ये वाला एडेनिन लीजिए, फिर ऊपर वाला एडेनिन, फिर सामने वाला एडेनिन। ये एक एडेनिन, ऊपर वाला एडेनिन, सामने वाला गुआनिन। एक एडेनिन, ऊपर वाला एडेनिन, सामने वाला साइटोसिन। ये एडेनिन, ऊपर वाला एडेनिन, सामने वाला यूरासिल। इसी तरीके से ये देखिएगा, ये सी है तो आप 4 दफ़ा सी लिख दें और 4 दफ़ा जी लिख दें, और सामने क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। इस तरह से आप जेनेटिक कोड बना सकते हैं। जेनेटिक कोड 2 तरह के होते हैं, एक जेनेटिक कोड कहलाता है इंट्रॉन और एक जेनेटिक कोड कहलाता है एक्सॉन। आपकी बुक कहती है इंट्रॉन वो जेनेटिक कोड है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट का मतलब डीएनए का वो पार्ट विच डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, दे कोड फॉर अमाइनो एसिड। अगर हम आगे देखें तो एक्सॉन को कहते हैं, एक्सॉन इज नोन एज कोडिंग पार्ट, दे कोड फॉर। नॉन कोडिंग पार्ट जो है वो स्टॉप या स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और कोडिंग पार्ट इस्तेमाल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम देखें तो इंट्रॉन जो है वो एक्चुअल में सबके स्पेसिफिक पार्ट होता है, और एक्सॉन इट इज़ कॉमन टू ऑल, जैसे AUG, जैसे GUA। ये वो जेनेटिक कोड है जो स्टॉप या किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टार्ट के लिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है एनी चेंज इन नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन में, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई सी भी चेंज आए, वो चेंज हमेशा हमेशा एबनॉर्मल होती है। म्यूटेशन में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट में एक चीज़ होती है जिसका नाम है म्यूटाजेन। म्यूटेंट में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटाजीन का मतलब होता है वो कॉज, वो फैक्टर जिसकी वजह से जीन एबनॉर्मल हुई है। म्यूटेंट किसको बोलते हैं, म्यूटेंट उस एबनॉर्मलिटी को बोलते हैं जो जीन में हुई है, और म्यूटेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें एबनॉर्मल जीन बने हैं। अगर आप म्यूटेशन को देखें तो म्यूटेशन की 2 टाइप्स हैं। एक म्यूटेशन कहलाती है जिसको आप कह सकते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल लेवल, और एक म्यूटेशन कहलाती है जो कहलाती है जीन लेवल की। क्रोमोसोम्स 46 होते हैं जिसको हम 2n कहते हैं। एक होता है 2n-1, एक 2n+1, एक 2n-2। ये चैप्टर नंबर 7 का जो सेल साइकिल का टॉपिक है, माइटोसिस मेयोसिस, उसमें है। अब आप मुझे बताएं, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमिक कंडीशन। और 46 में से 1 गया तो 45 बचा। अगर हम 2n+1 की बात करें तो ये ट्राइजोमिक कंडीशन कहलाती है। 2 और 1 मिलाओ 3 को तो बनता है 47। 2n-2, 2 में से 2 गया, नल वेक्टर मीन्स नलिजोमी, और उसका कहलाता है 44। ये 2 क्रोमोसोम्स गए, ये 1 क्रोमोसोम्स मिला, 1 क्रोमोसोम्स गया। जीन की म्यूटेशन को इस तरह से हम देखते हैं, ये देखिएगा ABCDE, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी एबनॉर्मल जीन होती है जिसमें A B है, C नहीं है।
एक ऐसी भी एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें ए है, बी है, सी डबल है। एक ऐसी भी एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें ए, बी, ई इधर आ जाएगा और डी के बाद सी इधर आ जाएगा। एक ऐसी भी एबनॉर्मलिटी है जिसमें पूरा का पूरा ये देखिएगा डी, ई और ए, बी, सी। अगर जिसमें ये नॉर्मल है, अगर जिसमें सी मिसिंग होगा हम उसे कहते हैं डिलीशन। जिसमें सी डबल होगा हम उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। जिसमें सी इधर, ई इधर आ गया, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जिसमें जीन आपस में इंटर एक्सचेंज हुई और इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। पूरा का पूरा जीन का ऑर्डर ही, अरेंजमेंट ही चेंज हो गई। इस म्यूटेशन में एक होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब है जिसके अंदर एबनॉर्मल शेप बने आरबीसीज की। वो इसलिए कि हीमोग्लोबिन में एक अल्फ़ा चेन और एक बीटा चेन है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन की ये चेन में अगर अमाइनो एसिड का प्रॉब्लम हो, ग्लाइसिन की बजाय उसके अंदर दूसरा अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाए तो हम कहते हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये एक सब्स्टिट्यूशन जीन हो गई। आगे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में ये होगा कि उसकी शेप सिकल सेल होगी। ग्लूटामिक एसिड आता है चेन में। अब आम रेड ब्लड सेल की एज 120 डेज है, तो इनकी 50 to 60 डेज जो है वो एज होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस। अगर तो एबनॉर्मलिटी होमोजाइगस है, एक कहलाता है सिकल सेल हेट्रोजाइगस, एक कहलाता है सिकल सेल होमोजाइगस। अमाइनो एसिड की चेंजेस कुछ इस तरह से होती है कि ये विलाइन की बजाय इसमें ग्लूटामिक एसिड आता है। सिकल सेल एनीमिया के बाद दूसरी चीज़ इसमें आती है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2। डायबिटीज़ में ये होता है टाइप 1 में, ये यंग एज ग्रुप में होता है। इसमें इंसुलिन चाहिए जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और जो टाइप 2 है ये ओल्ड एज में होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 में बच्चों में होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेनक्रियास नहीं बनता, तो उसमें बीटा सेल की ना होने की वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता। अगर हम बात करें टाइप 2 में तो वो न्यूट्रिशन के हिसाब से ज़्यादा मीठा खाते हैं या ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। इधर अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड की बजाय विलाइन आकर बैठ जाता है जिसमें पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन की चेन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 6 के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको बताने थे। चैप्टर 6 ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।